प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। और इस सीखने की कड़ी में आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसमें बॉलिंजर बैंड के बेसिक से एक प्राइजेक्शन का थॉट प्रोसेस निकलता है जहां पर हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक हम लोगों ने ATMA सीखा है, 21 और 6 सीखा है और उसके साथ बॉलिंजर बैंड इससे पहले सीखा हुआ है। ठीक है, ये जो बॉलिंजर बैंड का सेशन है पिछले बॉलिंजर बैंड के सेशन से बिल्कुल अलग है। और मैं आपको बता दूं, ये लास्ट सेशन होगा जो मैं आपके लिए बॉलिंजर बैंड पे कर रहा हूं। इसके बाद आपको बॉलिंजर बैंड पर किसी भी क्लास का और कभी भी नीड नहीं होगा। ठीक है, पहले हम बॉलिंजर बैंड के बेसिक को समझ लें। पहले तो बॉलिंजर बैंड को हम लोगों ने सीखा हुआ है तो बेसिक्स को एक बार हम लोगों ने समझा है, लेकिन अपने तरीके से। आज हम बॉलिंजर बैंड को टेक्निकली समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद कि कैसे उसको इम्प्लांट करना है, कैसे एग्जीक्यूशन प्रोसेस तक ले जाना है, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, कि कभी भी कोई भी गलत ट्रेड आपसे एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो एक बार अगर आप बेस क्लियर कर लिया तो फिर आगे तकलीफ नहीं होगी समझने में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आपको प्राइजेक्शन पे ले जाऊँगा तो आप परेशान होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड एक टूल है जिसमें 3 लाइंस होती हैं। यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा दूँ ऐसे, तो ये है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होती हैं। ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये मिडिल बैंड है। 3 लाइन्स हैं। ठीक है, अगर इसकी सेटिंग में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट्स में लेंथ देखने को मिलेगा 20 और मल्ट देखने को मिलेगा। इसको डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको 2 है, मैं कहता हूँ इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जब ये 2 था तो ये इन तीनों लाइनों के बीच में जो डिफरेंस था ना वो बहुत कम था। जब मैंने कहा इसको 3 कर लीजिए तो इन तीनों लाइनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ गया। मैं चाहता हूँ इन तीनों लाइनों के बीच में एक जो डिफरेंस है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, क्यों, अभी समझा देता हूँ। पहले एक बार इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। एक देखिए, ये जो इसका मिडिल लाइन है यहाँ पर आप 20 देख रहे हैं ना, तो ये 20 लेंथ क्या है, ये लास्ट 20 कैंडल्स का मीन है, एवरेज है। आखिरी 20 कैंडल का जो एवरेज निकल कर आता है औसत, वो देखिए। इसको एक बार कोई दूसरा एग्जांपल लेकर पहले हम लोग क्लैरिटी से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपके घर में 10 सदस्य हैं सर, और उन 10 सदस्यों का जो वेट है, जो भार है, अगर मैं वो बताऊं कि एक का 50 है, एक का 40 है, एक का 60 है ना, और एक का फिर 50 है, एक का फिर 40 है, एक का 80 है, ऐसे करके, तो मैं पूछूं कि इन 10 सदस्यों का एक मुझे एवरेज बता दीजिए, एवरेज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा आसान होता है मीन को कैलकुलेट करना। आप इन सारे एवरेज, इन सारे वेट को जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सदस्य। कितना मेंबर था आपके घर में, 10 लोग थे, और उनके सारे वेट को जोड़कर 10 से डिवाइड किया तो आपको पता चला कि औसतन प्रति व्यक्ति कितना भार है। औसतन प्रति व्यक्ति कितना भार है ये आपको पता लगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका निकल आया 60 kg। ठीक है, 60 kg क्या है, पर एवरेज प्रति व्यक्ति जो वेट है वो आपका 60 kg है 10 लोगों में, अगर बराबर बराबर बांटा जाए तब। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर जो ये आप लिखा था 20 + 2, ये वाली चीज़ मल्ट जो आप देख रहे हैं। ठीक है, डेविएशन की बात कर रहा हूँ। इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब हम अपने एवरेज वेट से कंपेयर करते हैं पर व्यक्ति वेट। प्रति व्यक्ति जो उसका भार है एवरेज वेट से कितना अधिक या कम है वो हम तुलना करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए, 50 पहले व्यक्ति का वेट है और एवरेज वेट कितना है 60, तो ये कितना हुआ -10। ठीक है, ये 40 इसका वेट है और ये कितना है, ये 20 का इसमें डिफरेंस है। ये 60 है और ये 60, इसमें 0 का डिफरेंस है। ऐसे 50 और 60 10 का डिफरेंस है। ये 80 और 60 20 का डिफरेंस है। अब जितना ये डिफरेंस निकल कर आता है, इनका अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो मान लिया कि ये एवरेज आ गया है इन सभी का मिलाकर 10 या 15। ठीक है, तो ये जो 15 वेट आया ना, इसको हम एक दूसरे लहजे में देखते हैं। कैसे, इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे टेक्निकल्स आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना आपको ज़रूरी है समझना उतना बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर मीन लाइन, एवरेज लाइन अगर 60 का है तो 60 + 15, क्योंकि 15 इनके डिफरेंस का एवरेज आया है। ठीक है, तो 60 + 15, ठीक है, 60 + 15,
और 60 माइनस 15, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए 45 पर और यहाँ हम पहुँच गए 75 पर। तो देखिए जो इनका ये 15 का एवरेज है ना, माना जाएगा कि लगभग 70% प्लस लोग, 70%, इसमें जो टेक्निकल आंकड़ा होता है पहले डेल्टा का होता है 68%, तो लगभग 34% इधर 34% इधर मानते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ऑन एन एवरेज 60%, हमको एक रफली कैलकुलेशन चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं चाहिए। लगभग 70% लोग इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 70% लोग इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि इसको डबल करके अगर आप जोड़ दीजिए कि इधर भी 15-15 30 का रेंज ले लीजिए और इधर भी 30 का रेंज ले लीजिए, तो आप बोल देंगे ना कि 10 के 10 सदस्य इस पूरी रेंज के अंदर आ रहे हैं। 99% एवरेज लोग होंगे जो इस पूरी रेंज के अंदर उनका आधार होगा। अब आप अगर किसी से बोल दें कि सभी लोग 30 किलो से लेकर 90 किलो के बीच में है, तो एक 50 का है, एक 40 का है, एक 60 का है, एक 50 का है, एक 40 का है, एक 80 का है, तो कोई इस रेंज से बाहर है क्या? 30 से 90 के बीच से बाहर है क्या? नहीं। तो 99% लोग ऐसे हैं जो इस रेंज में है। चलिए ये एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि आपने ज़रूर अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसको प्राइस के परिप्रेक्ष्य में लेकर आते हैं कि भाव को आप कैसे इसके सामने रखकर समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखिए लेंथ कितना लिखा है, मीन कितना लेना है, 20 कैंडल्स का। तो पिछले 20 घंटे का जो औसत क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस की मतलब है कि ये जैसे कि एचडीएफसी बैंक का प्राइस है, ठीक है, तो एक एक कैंडल को यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, मैं आपको समझा दूँ बहुत अच्छे से। एक एक कैंडल को ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको इसी डेविएशन से बताने वाला हूँ कि ये प्राइस अगर अगले सेशन में यहाँ पर गैप डाउन करे और गैप डाउन के बाद दोबारा एचडीएफसी बैंक 1515 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो दोबारा गिरावट नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। दोबारा गिरावट कब तक नहीं होगी? जब तक एक बार ये 1535 के लेवल या इसके ये चलते चलते 30 तक आ जाएगा, हो सकता है। तो 15 से 1530 का एक टारगेट आपको मिल जाएगा। इसको मैं आगे समझाता हूं कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, पहले समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। देखिए, तो पिछली 20 कैंडल की क्लोजिंग का एवरेज, जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 1518 रुपया 60 पैसा, है ना, 1518 रुपया 60 पैसा। और इसकी क्लोजिंग क्या है? इसकी क्लोजिंग है 1518 रुपया 30 पैसा, ठीक है, 1518 रुपया 30 पैसा। इसकी क्लोजिंग क्या है? 1518 रुपया 90 पैसा। तो ऐसे करके जब आप पिछली 20 कैंडल का, इसकी क्लोजिंग क्या है देखिए, 20 कैंडल, 1 3 3 6 1 7 और ये 8वां, 1532 रुपया 75 पैसे। ऐसे लास्ट 20 कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देख लें, ठीक है, सिर्फ क्लोजिंग देख लें, यहाँ पर लिखकर आता है ऊपर OHLC, यहाँ पर C, ठीक है। तो हम लोग तो रफली फिगर ले रहे हैं, ऐसे बराबर का फिगर नहीं ले रहे हैं, रफली फिगर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग यहाँ पे LTP देखकर प्राइस लिख ले रहे हैं, क्लोजिंग यहाँ लिखकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पिछली 20 कैंडल की क्लोजिंग को जोड़कर डिवाइड बाई 20, तो आपको एक HDFC का पिछले 20 घंटे का मीन एवरेज मिल जाएगा। जब आपको पिछले 20 घंटे का HDFC का एवरेज मिल गया, मान लिया आपको एवरेज मिल गया 1520 रुपया, ठीक है, 1520 रुपया, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे कि 1520 से ये कितना कम है, लगभग 2 रुपए के आसपास कम है, ये कितना कम है, लगभग 3 रुपए के आसपास कम है, ये कितना कम है, लगभग 2 रुपए के आसपास कम है, ये कितना ज़्यादा है, लगभग 12 रुपए के आसपास ज़्यादा है। फिर इन सभी डिफरेंस का जब आप एवरेज लेंगे तो मान लिया कि 4 रुपये आ गया, तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड एविएशन के रूल के अकॉर्डिंग ये 1520 के प्राइस से 4 रुपए कम और 4 रुपए ऊपर कि मैक्सिमम सेलर अगर कहीं बैठा है, लास्ट सेलर अगर बैठा होगा तो 1516 तक आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। 1516 तक आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। इसके बाद ही मैक्सिमम बायर अगर कहीं बैठा होगा तो 1524 तक आएगा, वो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ये क्या 70% लोग इसके अंदर हैं। अब मैं बोल दूं कि इसको डबल कर दीजिए डेविएशन को, तो आप बोलेंगे कि 448 मतलब 1512 के नीचे कोई खरीदार नहीं होगा, लगभग तय है। 99% बायर इसके अंदर ही हैं और यहाँ पर कोई भी सेलर 1528 के ऊपर नहीं है। 99% सेलर इस रेंज के अंदर ही सेल करके बैठे हैं। अब आपको एक रेंज मिल गया बायर सेलर का कि लास्ट सेलर कहाँ पर होगा और लास्ट बायर कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अगर अभी HDFC का मीन लाइन 1520 रुपया आ जाए
तो आप बता सकते हैं कि इसका लास्ट सेलर, अंतिम सेलर जहां बैठा होगा वो बैठा होगा 1512 पर। ठीक है, ये जो मैं सेशन कर रहा हूं इसकी रिलायबिलिटी लाइव मार्केट में जाकर चेक कीजिएगा। मैं आपको यहां पर सैकड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा, ये चीज़ें इतना आसानी से काम करती हैं। देखिए ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बोलिंजर बैंड का बेस है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको इतना आसानी से समझना मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन इस बेस से जो प्राइजेक्शन के साथ ट्रेडिंग के साइकोलॉजी मैं आपकी बिल्ड करूंगा ना, वो आपको एक अलग लेवल पर ट्रेड करने के लिए ले जाएगी। अभी देखिए सामने से समझिए, 1512 और 1528। अब देखिए एक बात समझिए, अचानक से प्राइस अपने एवरेज से गिरे और 1512 को टच करे, इसका मतलब है जो खरीदार अभी 1512 पर बैठे थे ये अचानक से और नीचे भी एक्टिवेट होंगे, और निचले स्तर के खरीदार भी जो 1510 पे खरीदने को तैयार बैठे थे, लेकिन उनको पता था कि 1512 के नीचे तो प्राइस आ ही नहीं रहा है। फिर 1500 पे जो लोग खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे उनको पता है 1512 के नीचे तो आ ही नहीं रहा है, और जो एक्टिव बायर है वो इस रेंज के अंदर है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर प्राइस कभी भी गिरकर अचानक से अपने लोअर बैंड, देखिए ये 3 लाइनें हैं, ये मीन लाइन, ये जो 1520 की बात कर रहा हूँ ये 1520 का लाइन हुआ, ये लोअर लाइन हुआ। ठीक है, ये जो लाइन हुआ इसको 1512 की लाइन बोलेंगे, और ये हुआ अपर लाइन, इसको बोलेंगे 1528 की लाइन, ये अपर बैंड हुआ। ठीक है, अब मीन लाइन से प्राइस गिरे अचानक से आके इस 1512 को टच करे। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी प्राइस गिरता हुआ बॉलिंजर बैंड के लोअर विड्थ को टच करे और आप उसको डायरेक्टली सेल कर दें तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप वहां पर घाटा खा जाएंगे, बशर्ते आपको प्राइजेक्शन पे टॉप टू बॉटम अप्रोच पे ट्रेड करना जब तक नहीं आता है तब तक आपको लॉस हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। देखिए एक बॉलिंजर बैंड का रूल होता है कि अगर प्राइस किसी सेलर एरिया के पास आ गया तो सेलर एरिया का मतलब है ये लास्ट बाइंग एरिया, इसको सपोर्ट बोलते हैं, सेल होकर आया है तो ये खरीदारी का जोन। तो जब सेलर सेल करता है ना तो बायर खरीदते जाता है, तो ये जो इसका लोअर बैंड होता है ये नीचे की तरफ झुकेगा और इसी के साथ प्राइस चलता रहेगा, इसी से लग कर एकदम चिपक कर चलता रहेगा। मैं ऐसे आपको कई एक एग्जांपल दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस इसी के साथ गिरता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्राइस ने गिरने की शुरुआत की, यहाँ इसके पास आया, अब आप इसको टच करते ही खरीदे तो यहाँ तक प्राइस इसके साथ ही गिरता रहा है। देखिए यहाँ से फिर टर्न अराउंड हुआ है आकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखा कीजिए। आप डायरेक्ट कोई प्राइस अपर विड्थ के पास पहुंचे, आप सोचिए डायरेक्ट सेल करते हैं। हाँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच जिनको ट्रेड करना आता है। अब ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक सेशन टॉप टू बॉटम अप्रोच पे कर दूंगा कि बॉलिंजर बैंड का टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ कैसे आप यूज़ करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप उसको बहुत आसानी से ट्रेड कर लें। हालांकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत आसानी से ट्रेड कर ले जाएंगे, समझिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर प्राइस इस तरीके से गिरावट कर रहा हो और ये 3 लाइन हो गई बैंड की। ठीक है, और गिरता हुआ प्राइस ऐसे यहाँ पर पहुँचे लोअर बैंड के पास पहुँच गया, पहुँचते ही प्राइस टच करे और टच करते ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए, इसका मतलब है कि हम लास्ट बायर एरिया के पास पहुँच गए। ठीक है, अब लास्ट बायर एरिया जब आप पहुँचेंगे तो इसका डेविएशन का रेंज और बड़ा होगा, रेंज खुल जाता है ना। जब भाव 1520 का एवरेज दे रहा था तो लोअर बैंड 1512 पे था। ठीक है, अब भाव 1512 आ गया तो लोअर बैंड और नीचे, एक्यूमुलेशन एरिया बढ़ जाएगा। अब देखिए खरीदार और निचले स्तर के यहां पर लाने की कोशिश करेगा अंदर ये बैंड, और बैंड अगर खरीदारों को अंदर लाए और लास्ट स्विंग लो जब टच करते हुए यहां पर जो बन गया एवरेज के पास, जब ये लोअर बैंड के पास आया तब, और ब्रेक इसको ना करे प्राइस, और इसको ब्रेक करने से पहले ही टर्न अराउंड हो जाए और ये लोअर बैंड नीचे की तरफ खुल जाए, तो समझ लीजिए अब प्राइस दोबारा इस 20 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा या इसके ऊपर अपर बैंड तक का टारगेट दे देगा। बात क्लियर हुआ? अब इसको ये देखने में आपको आसान नहीं लग रहा है, समझने में बड़ा आसान लगेगा। आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जितनी बार मैं जैसे प्राइस बताऊं वैसे ही समझना है, और बहुत अच्छे से इन कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को भी बहुत आसानी से मैं आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये प्राइस गिरते 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 क्या किया, अपने लोअर बैंड, ये लोअर बैंड है, अगर आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करके इस बैंड की विड्थ को भी थोड़ा सा आप, मीडियन तो ठीक ही है मुझे लगता है, हाँ ठीक है, चलिए मीडियन को भी थोड़ा डार्क कर लिया, अपर बैंड को थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी थोड़ा डार्क कर लीजिए, लोअर बैंड को भी थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। अब ठीक है ना, अब आपको देखने में आसानी रहेगी कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं,
एक दो एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे दे दूंगा, फिर आप चीज़ों को पकड़ने लगे। देखिए इसी तरीके का प्राइजेक्शन दिखना चाहिए। जब तक इस तरीके का प्राइजेक्शन नहीं दिख रहा है तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, आता हुआ प्राइस एक लोअर बैंड के पास आ गया, लोअर बैंड के पास प्राइस आ गया तो आखिरी बायर के पास आप पहुंच गए, तो बायर अपनी रेंज खोलेगा, है ना, डेविएशन के रूल के थ्रू बायर अपनी रेंज खोलेगा, क्योंकि डिफरेंस लास्ट बायर और लास्ट सेलर में बढ़ गया। अब लास्ट बायर अपना रेंज और नीचे ले जाएगा। बायर तो अपना रेंज नीचे ले गया, लेकिन प्राइस में सेलर उतना सेल नहीं कर पाया कि लास्ट बायर के पास पहुंचे, तो खरीदारी तो निचले स्तर तक भी अब खरीदने को खरीदार तैयार है, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसी रेंज के अंदर यहीं से दोबारा आकर देखिए एक बार टच करके दोबारा अंदर आ रहा है। इसका मतलब है अब प्राइस में क्या होगा, अप ट्रेंड। ये स्विंग हाई यहां पर निकले, स्विंग हाई निकलते ही लॉन्ग कीजिए। अब ये टारगेट आपके सामने है। क्या हुआ, पहले हम डायरेक्टली एक लोअर बैंड के पास आए, तब लोअर बैंड ने अपना रेंज बढ़ाया और रेंज बढ़ाते समय पता लगा कि अब बायर और दूर तक इंटरेस्टेड है, लेकिन सेलर उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहीं के खरीदार तो खरीदारी कर ही रहे हैं और लोअर लेवल पे भी प्राइस सेफ लगता है, क्योंकि अब बैंड और नीचे बढ़ गया है। जब बैंड नीचे बढ़ गया, अब आपको क्या करना चाहिए, प्राइस इस रेंज को टच करे, इस स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले इसके रेंज के हाई ब्रेक कर दे। लॉन्ग की तैयारी हो गई है, अब हायर साइड मोमेंटम के लिए तैयार हो जाइए। बात क्लियर हुआ। अभी मैं लोअर विड्थ के लिए बता रहा हूं, अभी अपर विड्थ के लिए भी बताऊंगा, ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखिए। आइए, जितनी बार आप बताएंगे उतनी बार मैं इस तरीके के प्राइस आपको दिखाऊंगा। और यहां पर देखिए, अब आप बोलेंगे यहां पर क्यों नहीं, यहां पर देखिए प्राइस नीचे आया, लोअर विड्थ के पास आए, अगली बार प्राइस जब आया लौट कर तो इस लोअर विड्थ के बिल्कुल पास आ गया। तो देखिए पिछली बार के खरीदार अभी भी उसी रेंज के खरीदार हैं, इसकी रेंज अभी तक उतनी बड़ी ओपन नहीं हुई। फिर प्राइस इसके पास आया, फिर देखिए इसको टच कर गया। यहां और यहां में जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। जब प्राइस लौटा तो लोअर बैंड को टच नहीं किया, यहां पर जब प्राइस आया तो लोअर बैंड के बिल्कुल नजदीक आ गया था। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर बैंड देखिए नीचे नेक्ड हो गया है, ठीक है। फिर प्राइस लौटा तो फिर देखिए बैंड नीचे नेक्ड हो गया है, इसी वजह से ये प्राइस नहीं चल पा रहा है। अब ये चीज चेंज कहां पर हुई, टर्न अराउंड यहां पर हुई। अब देखिए बैंड तो नीचे की तरफ नेक्ड हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी स्विंग हाई नहीं निकले थे, इस वजह से आप नहीं खरीद पाए। दोबारा बैंड इसके पास आया, अब और रेंज को बड़ा किया, अब ये हाई निकले हैं, अब आपको टारगेट मिलता है। बात क्लियर हुआ। इस तरीके के जितने भी आप देखेंगे सेटअप इसी तरीके से काम करते हैं। आइए यहां पर देखते हैं। प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ा और इस देखिए लोअर बैंड को टच किया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, नीचे आ रहा था। अब देखिए लोअर विड्थ कितना नीचे तक ओपन हो गया और प्राइस दोबारा इसी रेंज के अंदर आ गया, इसी रेंज के अंदर आ गया। अब जैसे ही ये स्विंग हाई निकलते हैं आप लॉन्ग कीजिए, तो ये 1543 का प्राइस एक इंस्टेंट हाई लगाता है 1563 के, 20 पॉइंट का इंस्टेंट मूव है। आप 10 पॉइंट का भी कैच कर लेंगे ना, तो ये भी 1-1.5% में आसानी से आपको तब्दीली कर देता है। एफएनओ में हैच करेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको इंट्राडे के लिए ये मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब तक आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। आइए फिर से आइए, प्राइस ने देखिए एक लो लगाया, लो लगाने के बाद लोअर बैंड नीचे की तरफ खुल गया, लेकिन इसने पहली बार लोअर बैंड को टच किया। अब जब प्राइस नीचे आ रहा है तो लौट कर इसके अंदर आ रहा है और लोअर बैंड से दूर है, लोअर बैंड से दूरी है पहले के कंपैरिजन में। तो अब समझ आया कि ये खरीदारी का अवसर है। जब भी ये स्विंग हाई यहां पर निकले, इस कैंडल से ये ब्रेकआउट मिलता है आपको। देखिए ये जो कैंडल है ये डोजी दो फॉर्मेशन और ये कैंडल से ब्रेक मिलता है। ये ब्रेक पर आप लॉन्ग करेंगे, प्राइस देखिए चलते हुए यहाँ तक का टारगेट दे गया। 1510 का प्राइस है, 1534 तक चल के जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। क्या करना है ध्यान रखिए, फिर से दोहरा दूं, एक बार समराइज कर दूं चीज़ों को। ये 3 लाइनें इस तरीके से होंगी। जब भी प्राइस लोअर बैंड के पास पहली बार आएगा आप कभी शॉर्ट नहीं करेंगे, बैंड खुलेगा, प्राइस यहीं रुका रहे और डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह बनाकर कुछ आगे की तरफ बढ़े, तो जो भी स्विंग हाई निकलेंगे आप लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। इसमें फेलियर के चांसेस 0 हैं, बस आपको आइडेंटिफिकेशन, पहचानने का तरीका बेहतर होना चाहिए और अपना पोजीशन साइजिंग लिमिट में रखिए। कोशिश कीजिए पोजीशंस को जब भी एग्जीक्यूट किया जाए तो हेज के बिना एग्जीक्यूट ना किया जाए, कि कभी थोड़ा बहुत प्राइस रुके या मोमेंटम फेड हो या प्राइस आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तो आप उससे भी आसानी से बच जाएं और कोई भी लॉसेस की संभावना ना हो, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।